पहले मैंने आप लोग को इसमें समझा भी रखा था बहुत कुछ, ठीक है, और जो बाकी है उसको आज और कल में समझाने की कोशिश करें। देखिए, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, मैंने अच्छी तरह से बहुत ही ज्यादा एग्जांपल दे दे के आप लोग को समझा दिया था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। हर दिन चेंज होने वाला जो मौसम होता है, मौसम को ही तो वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट मतलब जो कि एक जगह पे 25 सालों तक एक ही जैसा रहे, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अगर मान लीजिए इंडिया में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग सबसे पहले गर्मियों से स्टार्ट करें, ठीक है, तो 15 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 15 जून तक क्या होगी, या 15 जुलाई तक गर्मियां पड़ेंगी। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बारिश का मौसम। 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ऑटम मतलब कि पतझड़ का मौसम रहता है, ठीक है। 15 नवंबर से लेकर के फिर क्या कहते हैं, 15 फरवरी तक सर्दियों का मौसम रहेगा। 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक फिर क्या होगा, स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम। ऐसा ही रहता है ना। तो ये आज से नहीं, कितने सालों से, कम 25 सालों तक ऐसा ही अगर पैटर्न चलता रहे तो उसको वहां का मौसम कहेंगे। इंडिया में ऐसा है, इसलिए हमको इंडिया का एक अलग मौसम, एक सॉरी अलग क्लाइमेट है या जलवायु है। तो जहां पर एक ही तरह का मौसम लंबे समय तक चलता रहे, है ना, उसको वहां का क्लाइमेट कहते हैं। वेदर उधर जितना भी है, ये क्लाइमेट, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मैंने आप लोग को समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट भी आप लोग को बता दिया था। थोड़ा धीरे बोलिए। वेदर रिपोर्ट भी आप लोग को बता दिया था मैंने। वेदर रिपोर्ट को किस तरह से पता लगाते हैं, द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज। अब डेली रिपोर्ट में जैसे 24 डेज का भी वेदर बताते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आज आंधी के तूफान के साथ बारिश होने की आशंका है, तेज हवाएं चलेंगी, या आज चिलचिलाती धूप पड़ेगी, आज भी दिल्ली वालों को मौसम से कोई निजात नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते हैं ना न्यूज में। और पूरे वीक में तो नहीं कहते, इस हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर मानसून आने वाला है, बादल होने वाले हैं, धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाएगा। तो वीकली रिपोर्ट भी आती है वेदर की, डेली रिपोर्ट भी आती है, मतलब पर डे के हिसाब से भी वेदर का रिपोर्ट आता है, बस मेरे। उसके साथ साथ वेदर ओवर अ वीक मैंने बता ही दिया आता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वेदर का पैटर्न, मौसम का पैटर्न 25 सालों तक एक ही जैसा रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे, वहां का क्लाइमेट कहेंगे। वैसे बड़े क्लास में जाएंगे ना, तो वो क्राइटेरिया 75 सालों का होता है, 75 सालों तक कोई चेंज ना आए जिसमें, ठीक है। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 4 तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, ये भी बता दिया था। एक तो पोलर क्लाइमेट, दूसरा टेम्परेट क्लाइमेट, और एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। 4 तरह के। पोलर क्लाइमेट कहाँ होंगे, मैंने उस दिन बताया था, जो बिल्कुल ऊपर होता है। धरती जो है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने आप लोग को कितनी बार बता रखा है। धरती का सबसे ऊपरी और निचला हिस्सा जो होता है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और क्यों ठंडा होता है, क्योंकि वहां सूरज की जो रोशनी होती है ना, कभी भी सीधी सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती, ठीक। उसके बाद बेटा उसके नीचे अगर आप आओगे, तो ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। उसको कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके नीचे और आओगे तो उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि जहां, जिसको कि ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वो इक्वेटर या धरती के बीचों बीच जो लाइन है उसके आसपास ही वो होता है, जिसके चलते क्या होता है, वहां पर हमेशा सालों भर गर्मी ही पड़ती है, ठीक है। तो इस 3 तरह के हैं। और डेजर्ट क्लाइमेट वो होता है, जो डेजर्ट क्लाइमेट इज वेरी हॉट एंड ड्राई, जो बहुत ज्यादा सूखा होता है और साथ ही साथ क्या होता है, गर्म भी होता है। समझ में आया यहां तक। ये जो मैं बता रहा हूँ पहले वीडियो में बता रखा था, इसीलिए इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अब मैंने ये भी बता दिया था कि फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट, ये तुम्हारे मैडम या सर पेपर में देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीजें क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, मतलब क्लाइमेट को प्रभावित करती है। क्लाइमेट कहीं का गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा, ज्यादा बारिश होगी, सूखा मौसम रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, किस कारण से ये चीज डिसाइड होती है। तो पहला है कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल।
are two most important factors which determine the climate at a place. किसी जगह पे अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम कहते हैं ना कि वो इलाका पोलर इलाका क्यों है, क्योंकि गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा पड़ती है। और ट्रॉपिकल रीजन वो होते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी नहीं पड़ती। तो टेम्परेचर के आधार पे दो जगह बांट दिए ना हमने, ज्यादा गर्मी तो ट्रॉपिकल रीजन जो कि इक्वेटर के आसपास होता है, और बहुत ज्यादा सर्दी मतलब कि पोलर। तो टेम्परेचर के आधार पे ही बताया ना कि दो अलग अलग तरह की क्लाइमेट है। अब बारिश वाले इलाके की अगर बात करें हम लोग, तो देखो कि places location with respect to the sea, whether it is एक सेकंड, अब खुद सोचो, जो फ्लैट रीजन होता है, मैदानी इलाके होते हैं, वहां पर क्या होता है, अधिकतर गर्मी पड़ती है। लेकिन पहाड़ों पे क्या होता है, हाइट ज्यादा होने के चलते हमेशा सर्दी पड़ती है। ठीक है, रेगिस्तानों में हमेशा गर्मी पड़ेगी और पहाड़ों पे हमेशा सर्दी पड़ेगी। दूसरा अगर देखें हम कि क्या कहते हैं, तीसरा देखो आप, कोई भी जगह समुद्र से जितनी दूर होगी, देखो क्लाइमेट एट अ प्लेस इज इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सी, whether it is located near the sea or far away from the sea, sea water heats up slowly। देखो अब समझाते हैं, अगर सागर के किनारे का कोई जगह है, सागर के किनारे तट का इलाका है, तो वहां पर क्या होता है, दिन में क्या होता है ना कि जो सागर और लैंड दोनों पे धूप पड़ेगी, पड़ती है ना धूप, तुम लोग को हवा रही है उधर से, और पीछे हो जाओ और हवा आएगी, और पीछे हो जाओ हवा उधर से आएगी अच्छी बात। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पानी पर सूरज की धूप पड़े और जमीन पर, तो अधिक जमीन ज्यादा तेजी से गर्म होती है और उतनी ही तेज से ठंडी होती है। दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी से जो पानी होता है धीरे धीरे गर्म होता है और रात को धीरे धीरे ठंडा होता है। जिस कारण से क्या होता है, दिन में क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ने से समुद्र के तरफ से हवा आएगी, और रात को, सॉरी, दिन में समुद्र की तरफ से हवा आती है तो ठंडी हवा आएगी उधर से, और रात को इधर से लौटेगी, तो क्या होगा, हम लोग को गर्मी भी नहीं लगती। मतलब सागर के किनारे वाले हिस्से में कभी भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, क्लाइमेट एट अ प्लेस इट इज लोकेशन द सी, whether it is located near the sea or far away from the sea, sea water heats up slowly and also cools down slowly. This has a moderating effect of the climate or coastal areas. The temperature in coastal areas are neither very high nor very cold. होता क्या है, समुद्र के किनारे वाले जो हिस्से होते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल किनारे वाले हिस्से, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, चाहे वो ट्रॉपिकल इलाके में हो, पोलर इलाके में हो, चाहे कहीं पर भी, ये फायदा होता है। ठीक है, आगे देखते, वी विल नाउ कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ टू प्लेसेस इन इंडिया विच आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जैसे श्रीनगर एंड तिरुवनंतपुरम। अगर हम श्रीनगर धीरे, आवाज तेज नहीं चाहिए, तुम आगे हो जाओ ना, पीछे क्यों गए हुए हो, तो आवाज, ये जो दीवार है ना इससे आगे रहना, नहीं तो उधर की आवाज आएगी आपको। अब नहीं है, देखो कितना तुम क्यों बोल रही हो, क्या बात है, तुम क्यों बोलती हो, तुम अपना पढ़ो, इसको क्या कराती, ये अपना खुद करेगी, उसको दो उसका बुक, तो अपना पढ़ो ना, उसको क्या पढ़ा रही हो। तो डेसिमल देखिए, अब अगर हम दो जगह को कंपेयर करें, यशिका, एक श्रीनगर है और दूसरा क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम बिल्कुल केरला में, केरल की कैपिटल है, केरल की राजधानी है। तो वहां पर क्या है, वहां पर तो बिल्कुल समुद्र के किनारे, तो वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी। ठीक है, लेकिन अगर श्रीनगर की बात करो तो बिल्कुल हाइट पे, पहाड़ों पे, हिमालय के ऊपर, तो यहाँ हमेशा सालों भर सर्दी ही रहती है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह और आगे हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। In general, we can say that Jammu and Kashmir has a moderately hot and wet climate. It is like the temperate climate. यहाँ पे
जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एक्चुअली श्रीनगर द टेम्परेचर राउंड द ईयर आर नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई। हाँ ठीक है, मॉडरेट रहता है। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, मतलब ठीक ठाक रहता है, पहाड़ों के बीच में है बिल्कुल, इसलिए। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन को देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर which enable an animal or a plant to live in a particular habitat or surrounding is called adaptation। हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा हिस्सा हो जिससे कि हम अपने आसपास के जगह को क्या करते हैं कि अडॉप्ट कर लें, उसके लायक अपने शरीर को बना लें, ठीक है, तो इसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। जब बहुत ज्यादा सर्दी आपको लगेगी और रजाई कोई खींच लेगा तो हम क्या करते हैं, गुड़क जाते हैं ना, बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे बॉडी से हीट का कम लॉस होता है, ठीक है, ये कारण है। और जानवर भी इसी हिसाब से अपना काम करते हैं। पोलर बियर हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। जो पोलर बियर होते हैं ना, जो ध्रुवीय भालू होते हैं व्हाइट कलर वाले, उनके ऊपर 2 लेयर फर होती है, 2 लेयर। हम लोग की एक लेयर से तो गर्मी में, अगर उनकी एक लेयर भी हमको मिल जाए ना तो हम लोग गर्मी से मर जाएंगे, समझ रहे? तो 2 लेयर उनके ऊपर फर होती है, रोए होते हैं, जिससे क्या होता है, स्किन के नीचे 2 लेयर फर होती है, जिससे उनको कभी भी सर्दी नहीं लगती। बोथ दिस बॉडी फीचर इन पोलर बियर आर द एडेप्टेशन टू मेक देम withstand the extremely cold climate of polar region। पोलर इलाके में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि अगर ऐसा एडेप्टेशन ना हो, उनका बॉडी ऐसा ना बना हो, तो वो जी ही नहीं सकते। और उनके स्किन के नीचे 2 लेयर फर होती है, मोटी मोटी चर्बी की लेयर होती है, जिसके चलते क्या होता है कि वो जी सकते, सर्दी को बर्दाश्त कर सकते। अब यहाँ पे देखो आप, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि जहां वर्षा वन, जहां हमेशा बहुत ज्यादा बारिश होती है और गर्मी भी उतनी ही होती है। और ट्रॉपिकल पोलर रीजन मतलब जहां कोई तरह की जंगल उंगल नहीं है, बारिश नहीं होती है, केवल बर्फ ही बर्फ होता है। तो 2 जगह में देखिए जानवर क्या करते हैं। द एरिया सिचुएटेड नियर द पोल्स आर द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। पोल वाले इलाके के चारों तरफ जो इलाका बसा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास, उसको कहते हैं पोलर रीजन, ठीक है। Some of the well-known countries are belong to the polar region and the Earth: Canada, Greenland, Denmark, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA and Siberian region of Russia। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उसके आसपास है, पोलर रीजन में, ठीक है, जहां मतलब सालों भर बर्फ रहती है, कुछ नहीं लगता, ठीक है। All these countries actually belong to the North Polar region, which is also called Arctic region। नॉर्थ पोल के आसपास ये जितने भी देश हैं, ऊपर धरती के ऊपरी हिस्से में नॉर्थ पोल के आसपास है, जिसको कि आर्कटिक रीजन भी कहते हैं, क्योंकि आर्कटिक ओशियन वहीं पर है ना, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। एंड इन साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अंटार्कटिक रीजन। और साउथ पोल जो है वो, उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र पड़ता है, अंटार्कटिक पड़ता है ना, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है हमारा, वो साउथ पोल के चारों तरफ है। और जो नॉर्थ पोल के चारों तरफ है उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक रीजन। मंद बुद्धि हो तुम लोग क्या यार, मैं पूछता हूँ, अभी पढ़ाया अभी भूल गए तुम लोग, देखिए। और आपको पता है इन दोनों हिस्सों में को पोलर रीजन कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तो पोल ही है। और सर्दी इतनी ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते, आम आदमी तो वहां जाके रह भी नहीं सकता। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने वहां का बता दिया पूरा पोलर इलाके का। अब अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, आर थिक फॉरेस्ट विच ग्रोज नियर बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर ऑफ अर्थ विद द क्लाइमेट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एंड रेनफॉल इज। धरती जैसे गोल है ना, उसके बीचों बीच आपने लाइन देखी है ना, इक्वेटर जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा या इक्वेटर के नॉर्थ में और विषुवत रेखा या इक्वेटर के साउथ में, नीचे दोनों जगहों पर, ठीक है, दोनों जगहों पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, नमी भी बहुत ज्यादा होती है, और इसके लिए कारण घने जंगल होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, पेड़ कैसे होते हैं, बारिश होती है और नमी, ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है,
तो जिसके कारण क्या होता है, वहाँ जंगल बहुत ज्यादा घने होते हैं, बहुत सघन जंगल, डेंस फॉरेस्ट, इतना सघन जंगल होता है। पेड़ जो होते हैं ना 20 मीटर 30 मीटर, ये जितनी ऊंची बिल्डिंग है ना, सबसे छोटा पेड़ इतना बड़ा होता है। इससे क्या डबल डबल 10-10 माले जितनी ऊंची बिल्डिंग होती, जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, 20 माले की बिल्डिंग कितनी ऊंची होती है, उतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना घना जंगल होता है ना कि धूप के लिए सारे पेड़ ऊपर की तरफ जाते हैं, और नीचे आप चलोगे ना तो झाड़ियां चारों तरफ होंगी, बुशेस, ठीक है, और नीचे बिल्कुल धूप धरती तक आती भी नहीं, इतने ऊपर ऊपर पेड़ की छाया ही इतनी रहती, इतने घने जंगल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में भी कुछ इलाके हैं ऐसे जो वहां पड़ते हैं, अंडमान निकोबार में, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब दुनिया के बहुत सारे देशों के नाम मैंने बताए, ये सब में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। द पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये दो हिस्से हैं ना अर्थ के अलग अलग, एक तो इक्वेटर के पास है जो ट्रॉपिकल रीजन है, सुन रहे हो तुम, आ रहा है समझ में, और दूसरा है पोलर रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, दो रीजन मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है दोनों का बिल्कुल अलग है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां बारिश में, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, वहां मॉइस्चर, पोलर इलाके में मॉइस्चर या नमी नहीं होती। आ रहा है समझ में तेरे कुछ? नहीं तो क्या सुन रही है क्या? अब सुन रही है? अरे नहीं समझ में आता है तो पूछोगी ना, किस लिए पढ़ा रहे हैं? अरे धरती का दो हिस्सा होता है ना, धरती जैसे है तो धरती का ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया हमारा, देखिए, तो मैंने आपको ये बता दिया कि पोलर रीजन क्या होता है, कहाँ होता है। मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है और कहाँ। ओके, अब एक एक करके उसके अंदर हम लोग डीपली पढ़े। पोलर रीजन के बारे में देखो, पढ़ो। पोलर रीजन, द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि पोलर रीजन जो होता है अर्थ का, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। पहली बात तो ये, द पोलर रीजन आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के अधिकतर महीनों में ये बर्फ से ढका रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं बेटा हिंदी में पोलर रीजन। ये ध्रुवीय क्षेत्र साल भर बर्फ से ढका रहता है, कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब बर्फ कम होती है, तो कुछ घास फूस आ जाए या दिख जाए, नहीं तो अधिकतर महीनों में ये बर्फ से ढका रहता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, गूंगी मत रहिए, ना तो ना सीखो। देखो, पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है, ये तो आपको पता है कि दो इलाके हैं धरती पे, एक तो नॉर्थ में आर्कटिक रीजन या नॉर्थ पोल, और साउथ में साउथ पोल या अंटार्कटिक रीजन, ठीक है, दो इलाके होते हैं। इन दोनों इलाकों में साल के अधिकतर महीनों में 2-3 महीने छोड़ करके अधिकतर महीने में ये बर्फ से ढका रहता है, ज्यादा बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ हटती ही नहीं है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और होता है, for 6 months the sun does not set at the pole, while for the next 6 months the sun does not rise above the horizon। 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती, ठीक है। जैसे ही सन, जो हमारा ये है ना, क्या कहते हैं, ये देख रहे हो ना इक्वेटर, जब सन नीचे से ऊपर की ओर 21 मार्च को आ जाती है, 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को जैसे ही इसके ऊपर आती है, तो इस पूरे वाले इलाके में 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक दिन रहता है। कहा? नॉर्थ पोल में। समझ में आया? क्योंकि 21 मार्च को होगा तो फिर 21 जून तक यहाँ जाएगी सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी, और 21 जून से फिर 23 सितंबर तक ये इक्वेटर पे आती है, तो यहीं पर है ना फंसी हुई। 21 मार्च को ऊपर गई और यहाँ आते आते फिर लौट करके यहाँ लौटने में 23 सितंबर का समय लग गया, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की दिन हो गया, हमेशा दिन सूरज उगा रहेगा, कभी रात होगी ही नहीं,
ठीक है। और जैसे ही 23 सितंबर को बेटा यहाँ नीचे गई तो 22 दिसंबर को वहां पहुंचेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पे, और 22 दिसंबर के बाद फिर 21 मार्च तक। तो 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक दिन का समय कहाँ रहेगा? साउथ पोल पे, यहाँ दिन रहेगा, और 6 महीने की वहां रात हो जाएगी, कभी सूरज उगेगा ही। बात समझ में आ गया? ठीक, आया समझ में? ओके। The animals living in the polar region have adapted to the extremely cold climate by having some special features such as white color, thick layer of fur, thick skin, a layer of fat under the skin, strong sense of smell, and big feet for walking on soft snow and swimming, etc. जितने भी जानवर पोलर इलाके में होते हैं उनके शरीर में कुछ स्पेशल टाइप की भगवान ने खासियत दे रखी है। पहला, सर्दी ज्यादा पड़ती है तो ये चमड़ी जो है ना हमारी स्किन, इसके नीचे 2 लेयर मोटी मोटी उनकी होती है। समझ रहे हैं? फैट की 2 मोटी मोटी लेयर होती है, और स्किन के ऊपर फर देखते हैं ना, बाल कितने बड़े बड़े उनके होते हैं, देखा है ना, याक का या भालुओं का देखा होगा आपने। क्यों? ताकि सर्दी से बचे रहे। दूसरी बात, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। बर्फ पूरी जमी हुई है ना, तो उसके नीचे भी सूंघ के पता लगा लेंगे, क्योंकि पूरा पानी होता है ना नीचे। आर्कटिक रीजन की बात करें ऊपर, तो बर्फ के ऊपर तो बर्फ पूरा है जमा हुआ, लेकिन पूरा सागर है ना, वो तो समुद्र है, जम जाता है, तो उसके नीचे खोद करके भी वो मार के खा सकते हैं। और अच्छे स्विमर होते हैं, तैर भी सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बर्फ पर तो कुछ मिलेगा नहीं, नजदीक में जो समुद्र है वहीं तो जाकर के शिकार करके मछली उछली खाएंगे जानवर। समझ रहे हैं? पेंगुइन का नाम सुना है ना, पेंगुइन। और ध्रुवीय भालू या पोलर भालू, पोलर बियर का नाम सुना होगा। ये दोनों समुद्रों में जाकर के शिकार करते हैं और खा के अपना पेट पालते हैं। उसके बाद साथ ही साथ इनमें क्या होता है, इनका कलर व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का भालू होने से क्या होता है कि उसको दूर से है ना कोई भी पहचान नहीं पाएगा और शिकार आसानी से कर सकता है अपना। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें इनके पांव बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, फैले फैले होते हैं, ताकि सॉफ्ट जो स्नो होती है, माने कि हल्की जो बर्फ होगी ना, जिसमें पांव हमारे आपके धंस जाएंगे, इनके नहीं धंसते, वो पूरे फैल के आराम से चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? ओके, अब देखो, जिस बच्चे को याद हो जाएगा वो आएगा, अभी मैं बुलाऊंगा तब, अभी बैठो, रिवाइज करते रहो, और जिसको याद हो जाए एक बार लिख भी लो आप लोग, जिसको याद हो जाए राइट कर लो बिना देखे। ठीक है, देखो, the two animals which live in polar region are polar bear and penguin। मैंने नाम बताया था ना। ध्रुवीय क्षेत्र में 2 चीज रहते हैं, 2 जानवर रहते हैं जो अच्छी तरह से वहां सरवाइव कर पाते हैं। पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं पता है? नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक रीजन, ऊपर वाले हिस्से में। समझ रही है लाडो? दिमाग लगा बेटे। और साउथ पोल है ना जो अंटार्कटिक रीजन, यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है पेंगुइन। ठीक है, यहाँ पेंगुइन पाया जाता है और वहां पोलर बियर पाया जाता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे पोलर बियर की। जो ध्रुवीय भालू होता है उसके शरीर में ऐसा क्या होता है कि वो वहां पे उतनी बर्फ में रह जाता है? ठीक है, तो पहला क्या है कि पोलर बियर हैज अ व्हाइट कलर विच मैचेस विद इट्स सराउंडिंग। उसका कलर व्हाइट होता है जिससे आसपास के कलर में घुल मिल जाता है, और कोई भी दूसरा जानवर जिसका ये शिकार करना चाहता है उसको पहचान नहीं पाता कि ये बर्फी है। समझ रहे हो? जिससे कि इसको शिकार आसानी से मिल सके। दूसरा, पोलर बियर हैज 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। इसके 2 मोटी मोटी लेयर होती है स्किन के नीचे, जिससे सर्दी से बच जाता है। पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। और स्किन के नीचे एक मोटी फैट की, चर्बी की लेयर भी होती है। चर्बी इसको क्या करता है? सर्दी से बचाता है। पोलर बियर हैज a rounded body and small ears to keep the body surface area of minimum। देखो, एंड स्मॉल ईयर, इसका जो बॉडी होता है राउंडेड होता है, कोई नहीं, राउंडेड बॉडी होता है कुछ? एक देखना बेटा,
देखो उसके पोलर बियर के कान बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि अंदर से गर्मी कम बाहर निकले, और शरीर भी राउंडेड होता है, ऐसे गुड़की मार लेगा ना तो उसको सर्दी कम लगेगी, ऐसा होता है उसका बॉडी। पोलर बियर हैज अ बिग फीट to spread the weight of its body to snow, which prevent it from sinking into snow and make it walk on snow easily. क्या होता है कि पोलर बियर के जो पंजे होते हैं ना पांव के, वो बड़े बड़े फैले हुए होते हैं, जिससे अपना बॉडी वेट को फैला करके रख सकता है। अब जिससे क्या फायदा है उसका, वो जल्दी बर्फ में धंसता नहीं है और आसानी से चल सकता है। ठीक है, आपको वीडियो में मिल जाएगा देखने के लिए। पोलर बियर इज अ गुड स्विमर, वो बहुत अच्छा स्विमर होता है, तभी तो समुद्र में जाके मछली लेके मार के खा सकता है। पोलर बियर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और उसके सूंघने की शक्ति भी ज्यादा अच्छी है। तो ये सारी खासियत है जिसके चलते वहां जी सकता है। अब हम बात करेंगे पेंगुइन। पेंगुइन उतनी सर्दी में कैसे रह जाती है? ठीक है, पेंगुइन इज एन, क्या? हाँ बिल्कुल, दूसरे टाइप की खासियत होगी उसमें। Penguin is an animal which lives in extremely cold such polar region in the earth. Penguin is a seabird which cannot fly. Penguin hunt for fish which they eat to food. Penguin बहुत ज्यादा ठंडे जगहों में, आर्कटिक से भी ज्यादा सर्दी पड़ती है अंटार्कटिक में, वहां पे रहते हैं। और साथ ही साथ ये एक है ना सी बर्ड होती है, मतलब कि उड़ने वाली, लेकिन पक्षी, ये एक बर्ड है, पेंगुइन एक बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकती। ठीक है, और ये समुद्र में जाके इनके जो फ्लिपर्स होते हैं ना, जो पंख जिनको कहते हैं, तो उससे इनको तैरने में मदद मिलती है समुद्र में। और समुद्र में जाके क्या करते हैं, ये फिश का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और वही खाते हैं। अब देखो इनके बॉडी में क्या क्या होता है वो देखते हैं। पहला, penguin is black and white color but still is merged well with the white background of ice and snow. ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन इनका जो पेट पूरा होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है, तो सामने खड़ी रहेगी ना तो पूरा व्हाइट ही दिखेगी, तो बर्फ में छिप जाती है। पेंगुइन हैज थिक स्किन। अरे इसको बुक देके रीडिंग क्यों ना कराती, थोड़ा बहुत बैठी है मुंह देख रही है। Penguin has thick skin and a layer of fat below skin which protect it from extreme cold. एक तो इनकी मोटी स्किन होती है और स्किन के नीचे भी फैट की लेयर होती है जिससे सर्दी से बच जाते हैं। Penguin lives together in large numbers. Penguin huddles together to keep themselves warm. जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है ना, तेज हवाएं चलने लगती है, तो सारी पेंगुइन एक साथ आ जाएगी, एक चीज दूसरे सट करके खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, एक दीवार बना करके लाखों पेंगुइन एक साथ खड़ी हो जाएगी, ताकि वो हवा ऊपर से निकल जाए और ये एक दूसरे को गर्म रख सके, एक साथ सटे रहे। बस मेरे, पेंगुइन हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब आगे तरफ चोंच ऐसी होती है और ये पीछे इस तरह नुकीले होते हैं मछली की तरह, जिससे कि आसानी से तैर सकते हैं। और फ्लिपर होती है ना, जो इनकी विंग्स जो होती है पंख टाइप के, उनसे वो तैरने में आसानी मिलती है इनको। ठीक है, अब देखिए माइग्रेशन, ये बेटा मैं कल कराऊंगा, कल इतना से, ठीक है ना, कल जो है हमारा, कल ही चैप्टर खत्म करेंगे, आज इतना। अब आप लोग को